हेलो, नमस्कार। मैं राजेश उपाध्याय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ और डॉक्टर नवीन जोशी सर का और डॉक्टर शिल्पा हेरमे मैडम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस परिश्रम के साथ इस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए अनुमति दिया है और जैसा कि टॉपिक आपको पता है और ऑलरेडी लिंक बहुत सारी जगह पे गई है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। इस आज का टॉपिक जो है अल्कोहलिज्म एंड इट्स मैनेजमेंट, जो कि टॉपिक से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इस पे जितना भी बात किया जाए उतना कम ही है। ये टॉपिक जो है बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस लेक्चर में मैं ये चाहूँगा कि एक सामान्य नागरिक भी इस लेक्चर को सुने और जो ये सीरियस कंडीशन है अल्कोहलिज़्म की और अल्कोहल पॉइज़निंग की, उससे निपटने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए हर एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। समाज में सिर्फ डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये जो विषय है उन सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है जो समाज में कहीं न कहीं इंटरेस्ट की वजह से या आइसोलेशन की वजह से अल्कोहल कंजम्पशन चालू किए। ये विषय एक ऐसा विषय है जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा बनता है। इसके साथ-साथ चिकित्सक का योगदान, उसके साथ-साथ दोस्तों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, इसके साथ-साथ परिवार के उन सदस्यों की भी ज़िम्मेदारी बनती है, जो इस तरीके के पेशेंट घरों में रहते हैं या उनका इलाज चलता रहता है। तो इस विषय को हम सिर्फ़ चिकित्सा की दृष्टि से या मेडिको लीगल दृष्टि से हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। हम ये समाज की दृष्टि से देख रहे हैं कि समाज में इस तरीके की जो चीज़ें होती है या चल रही है, उसको किस तरीके से इसका नियोजन किया जाए। वो चिकित्सा का हो सकता है, सामाजिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इस विषय से निपटने के लिए या अल्कोहलिज़्म से निपटने के लिए सिर्फ़ चिकित्सा ही ज़रूरी नहीं है। तो इस विषय का चयन इसलिए किया गया है कि जो आंकड़े हमारे दुनिया में बता रहे हैं अल्कोहलिज़्म के, या एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, अ, जो कि वो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपको इसका स्टेटस बताता हूँ, उसके बाद मैं ये विषय चालू करूँगा, क्योंकि कोई भी विषय में प्रवेश करने के पहले उसकी प्रस्तावना ज़रूरी है कि वो विषय क्यों लिया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो आप यकीन मानिए, दिस टॉपिक इज़ वेरी बर्निंग इश्यू इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो, इन वर्ल्ड आल्सो। तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था और वो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट की या इस विषय की ग्रेविटी कितनी है, कितना गंभीर ये प्रश्न है समाज के सामने।
इससे छुटकारा पाना और इसका ट्रीटमेंट करना, तो ट्रीटमेंट तो बाद में आती है। पहले मैं इस पे आपको ये बताना चाहूँगा कि आंकड़े क्या बोलते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल किल्स 2.6 lakhs इंडियंस एवरी ईयर्स। आप आंकड़ों पे ध्यान दीजिए और गौर कीजिए कि इसकी गंभीरता कितनी है। कॉजिंग लिवर सिरोसिस, कैंसर्स एंड लीडिंग रोड एक्सीडेंट। आप अगर स्टूडेंट हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, उसमें एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट का भी प्रमाण होता है अल्कोहल कंजम्पशन के बाद। अल्कोहल एंड हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिमांड्स, फॉर एग्जाम्पल, experts are telling that a national alcohol control policy बनाना चाहिए, जैसे कि टोबैको पॉलिसी बनाई गई है इंडिया में, उसी तरीके से नेशनल अल्कोहल कंट्रोल पॉलिसी तैयार करना चाहिए और उस पॉलिसी के अंतर्गत इसका निवारण किस तरीके से इंडिया में किया जाए, ये सोचना चाहिए और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। जबकि हेल्थ इश्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। एंड अल्कोहल किल्स अराउंड 6,000 people every day across the world एंड 28% डेथ ड्यू टू इंजरी होती है। ड्यू टू इंजरी कैसा बोल सकते कि अल्कोहल कंजम्पशन के बाद ड्राइव कर रहे हैं और वो गाड़ी चलाते-चलाते कंट्रोल जाता है और उसमें एक्सीडेंट होते हैं। तो ये आंकड़े 28% है, जो कि इंजर्ड होने के बाद इस तरीके की चीज़ें आती है और उसमें डेथ होती है। ट्रैफिक क्रैशेस, तो और सेल्फ हार्म, जो खुद के शरीर को नुकसान पहुँचाने में और वायलेंस में, इस तरीके के 28% डेथ होती है। 21% आर ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में होते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन के बाद डेथ होती है, जिसमें कि लिवर सिरोसिस वगैरह वो आते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़ता है अल्कोहल कंजम्पशन से और धीरे-धीरे शरीर जो है वो हानिकारक प्रभाव से गुजरता है और कुछ समय के बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल के बाहर जाता है और वहाँ पे उस व्यक्ति की डेथ होती है। यू मे कॉल लिवर सिरोसिस। 19% ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड इन्फेक्शंस डिसीज़ लाइक कैंसर एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड अदर हेल्थ कंडीशंस से होता है। 1 lakhs death occurs in on road accident every years। अब ये बात ख्याल में रखिए कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मेजर कारण एक ये रहता है कि अल्कोहल कंजम्पशन, उसके बाद ड्राइव और कंसंट्रेशन नहीं रहना और वहाँ पे ये चीज़ें होती है और उससे वो एक्सीडेंट होता है। तो ये आंकड़े रोड एक्सीडेंट में अगर होते हैं, तो ये जब परीक्षण किया जाता है, जब ये देखा जाता है, तो आप ये बिल्कुल देखते रहिए कि उसमें अल्कोहल कंजम्पशन है या नहीं है। ये तो वैसे भी मेडिको लीगल पार्ट आता है कि अगर रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसमें ये चीज़ें जाँच का विषय रहता है कि वो व्यक्ति अल्कोहल कंजम्पशन में था या नहीं था। तो ये हमेशा ये देखा जाता है, इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन जो है, आपको रोड एक्सीडेंट्स में क्लियर करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो जनरली मेडिको लीगल केसेज़ में ये होता ही है कि जो एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे ड्राइवर को अगर वो उसको चेक करते हैं और वहाँ पे अल्कोहल की मात्रा अगर ज़्यादा मिलती है, तो वो चार्जशीट होता है और पुलिस केस बनती है, एफआईआर होता है, तो ये चीज़ें एज़ पर रूल होती ही है। 30,000 डेथ अमंग कैंसर पेशेंट एवरी ईयर्स कैन आल्सो बी ट्रेस्ड टू यूज़ ऑफ अल्कोहल। तो ये जो 30,000 डेथ होती है, उसमें से कैंसर पेशेंट होते हैं एवरी ईयर्स, जो होता है उसमें आल्सो बी ट्रेस्ड टू यूज़ ऑफ अल्कोहल। लिवर सिरोसिस से होता है,
However, its biggest health problem causes by the alcohol used with 1.4 lakhs death every year. ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उन लोगों की मदद कीजिए जो इस तरीके से पीड़ित है या परेशानी में है। इसलिए इस टॉपिक का आज चुनाव किया गया है, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, जो कि मैं आपको ये हर चीज़ों से आपको बताते जाऊँगा कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल कंजम्पशन खुद में ही एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो समाज के लिए, खुद के लिए और परिवार के लिए एक घातक स्वरूप होता है। तो ये आंकड़े जो मैंने आपको बताए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से निकले वाले हैं और वहाँ के आंकड़े मैंने बताए। सो आइए अभी अल्कोहल पे हम बात करते हैं। तो इस सीरीज में अल्कोहल पॉइज़निंग हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जो आंकड़े मैंने बताए, उसके बाद आइए हम देखते हैं कि वी आर द टीचर ऑफ आयुर्वेदा और आयुर्वेद शास्त्र से जुड़े हैं, इसलिए मद्य के बारे में आयुर्वेद क्या बोलता है या आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया है, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो मद्य अल्कोहल बोला जाता है। मद्य का अगर हम निरूक्ति देखने जाते हैं तो मद होता है। मद का अर्थ ये है कि लूज़ हिज सेंस, वो व्यक्ति अपने सेंस को भूल जाता है। जनरली मीन्स एडिक्शन, मतलब एक मद जो है, मद की अवस्था आदत के तौर पे आती है, उसको एडिक्शन आता है और उसको वो आदत में बदल जाता है वो। तो इसका मतलब ये है कि ये आहार जैसा नहीं है कि जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही अगर अल्कोहल पीते जाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये इसकी मात्रा, थोड़ी भी मात्रा अगर शरीर में जाती है, तो इसका प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, जो कि मस्तिष्क प्रभावज विष है और ये सीएनएस पे इफ़ेक्ट करता है। सीएनएस पे इफ़ेक्ट करता है तो सार्वदेहिक उसके परिणाम दिखाई देते हैं। यत का अर्थ होता है लस्टी और मैडनेस, पार्शियल लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि को ये मद जो है वो पार्शियल लॉस ऑफ इंटेलेक्ट यानी उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है और मैडनेस की तरफ लेके जाता है। कॉन्शियसनेस और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, वो जो व्यक्ति का पावर है या उसके सोचने की क्षमता है या उसकी बुद्धि जो है, उसकी कुंठित करता है, उसके ऊपर अल्कोहल का बहुत बुरा असर होता है। इसका अर्थ ये होता है मीन्स आफ्टर कंजम्पशन व्हिच मेक्स द पर्सन लूज हिज सेंस इज कॉल्ड मद्य, वाइन बोलते हैं। व्यक्ति को मतवाला बना देता है, व्यक्ति को वो सोचने की शक्ति जो उसकी है वो क्षीण कर देता है। तो इसको हम आयुर्वेद में मद्य के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति को मतवाला बना देता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखने जाए, सुश्रुत संहिता में जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि क्या होता है, व्हाट इज मद्य? बुद्धि लुम्पति यदि द्रव्यम मद कारित मद कारितम उच्यते, तमोगुण प्रधानम च तथा मद्य सुरा आदिकम। ये सुश्रुत संहिता के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया मद्य के बारे में। मद्य के बारे में आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट सभी लोगों ने इसके बारे में बताया है। मद्य के गुण बताए हैं, दोष बताए हैं, योग्य मद्य का पान अगर करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं। अगर विधि अनुसार या नियम के अनुसार मद्य का अगर
सम्यक प्रयोग अगर नहीं करते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है? तो ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो अल्कोहल कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में इसीलिए बता रहे हैं। मदकारी किसको नाम दिया गया है? तो अभी हम नामकरण कर रहे हैं। मद्य क्या, उसके एक्शन के आधार पे, वो उसकी क्रिया के आधार पे हम इसका नामकरण कर रहे हैं। उसके आगे इसी चीज़ों को हम आगे आपको बताते जाएँगे। व्हाट इज़ मदकारी? मदकारी क्या होता है? पोसेसिंग द तमोगुण predominantly and cause derangement of mind. तो are called as madkari, intoxication. For example, Sura and the Madhyas. तो ऐसा मदकारी उसको कहते हैं कि जो शरीर में जाने के बाद तमोगुण को जो बढ़ाता है और अ, उसके कारण दिमाग पे एक असर होता है जिससे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो कम काम करने लगती है, वो सही बात नहीं करता है। तो ये चीज़ें जो है वो आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य वाग्भट ने इसका उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। तो मैं आपको मॉडर्न एस्पेक्ट भी बताऊँगा, लेकिन पहले आयुर्वेद आपको मैं बता दूँ कि आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद ने मद्य के बारे में कितना डिटेल में आपके ग्रंथों में लिखा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी-जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम रहता है और ये पूरा आपको जो अल्कोहल का कांसेप्ट है, वो आपको सब इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल मद्य के गुण आचार्यों ने बताए हैं। तो जैसा कि चरक संहिता में बताया है अ, अध्याय 24 30वां श्लोक जो है उसमें बताया है कि मद्य के गुण और प्रभाव क्या होते हैं। तो मद्य के 8 गुण मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि विष के गुण जो होते हैं, वो मद्य के गुण के समान ही होते हैं। इसका मतलब सीधा-सीधा है कि विष जो है, वो मद्य है। मतलब मद्य को हम विष बोल सकते हैं। कारण क्या है कि विष के 8 गुण जो है मद्य के अंदर पाए जाते हैं। तो एक-एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए और यकीन मानिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ़ अध्ययन की दृष्टि से नहीं, समाज की दृष्टि से ये लेक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसके पहले कोई अल्कोहल पे भाषण नहीं हुए होंगे या अल्कोहल पे लेक्चर नहीं हुआ होगा, लेक्चर हुए रहते हैं। ये सिर्फ़ आपको रिफ्रेश करने के लिए ये विषय का चुनाव किया गया है। दूसरा कारण ये है कि अभी 31st आने वाला है, ये साल खत्म होने जा रहा है। तो होता क्या है कि 31st के समय में बहुत सारे लोग जो है, खुशी से अल्कोहल का कंज़म्पशन करते हैं। अब वो अल्कोहल कंज़म्पशन करने की बात करते हैं, लेकिन उनको ये क्या पता रहता है कि अल्कोहल जो वो कंज़म्पशन करने जा रहे हैं, वो अल्कोहल ही है क्या? या मद्य है क्या? या कोई और चीज़ है? या उसके अंदर ऐसे विष है मिला हुआ है क्या? या एक अगर मेडिकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल एक प्रकार आता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है और वो अगर व्यक्ति कंज़म्पशन करता है, तो उस व्यक्ति की यकीन मानिए 1 से 2 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। तो एक जो अल्कोहल पीने का जो उद्देश्य रहता है कि वो एन्जॉय करना। तो एन्जॉय करना तो बाजू में रहता है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता है। मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड फॉर दैट। सो आप आप ये देखिए कि इसमें जो चीज़ें बताई गई है, वो बहुत ज़रूरी है। सुनो, ये लेके जाओ फ़ोन आ रहा है, देखो किसका है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं बात कर रहा था विष के गुण के बारे में। तो मद्य के गुण और विष के गुण करीब-करीब सेम रहते हैं और इसी तरीके से मद्य के गुण 8 बताए गए हैं। आचार्यों ने 8 बताया है। तो जिसमें रुक्ष, आशुकारी, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म और उष्ण ये गुण है। तो आप अगर थोड़ा-सा
फ्लैशबैक में अगर जाते हैं, तो जब मैंने विष के गुण बताया था, तो ये सब विष के गुण उसमें अ, एक जैसे ही है। मद्य के गुण का शरीर पर जो प्रभाव होता है, वो जलीयांश को शोषित करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है रुक्षता के कारण, तो शरीर में जल का प्रमाण कम होता है। अशुकारी होने की वजह से क्या है, शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है ये। जैसे विष के बारे में मैं बताया था कि विष जो है अशुकारी होने के कारण शरीर में बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है और फैल जाता है। फैलने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। विषद गुण इसके अंदर होता है, तो पिच्छिलता विरोधी गुण है ये, तो शरीर में क्लेद को शुष्क करता है। इसका मतलब शरीर में क्लेद को शुष्क करता है यानी क्या होता है, तो शरीर में जो कफ का प्रमाण है, वो कम करेगा। इससे ये चीज़ें क्लियर होती है। वेवाई होता है, व्याप्ति के पश्चात ये पचता है। मतलब शरीर में फैलने के बाद वेवाई होने के कारण शरीर में फैल जाता है और उसके बाद इसका पचन होता है। तीक्ष्ण होने के कारण क्या होता है कि पित्तवर्धक होता है, शरीर में दाह और पाक को उत्पन्न करता है। विकासी होने से क्या होता है कि संधि बंधन को शिथिल करता है। इसलिए क्या है, बहुत बार अल्कोहल कंजम्पशन के बाद पेशेंट या जो व्यक्ति है, उसको रिलैक्स महसूस होता है, उसके संधि बंधन जो है वो शिथिल होते हैं और वो रिलैक्स अपने को महसूस करने लगता है। सूक्ष्म सूक्ष्म गुण होने की वजह से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है, उसका विनाश करता है और उष्ण एक गुण अल्कोहल में पाया जाता है। उष्ण गुण होने के कारण क्या है कि शरीर में उष्णता, दाह ये चीज़ें बढ़ाता है, तो ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, मूर्छा उससे आ सकती है अल्कोहल कंजम्पशन के बाद। शरीर में दाह बढ़ जाता है, स्वेद और तृषा उत्पन्न होता है, उससे उसको प्यास लगती है और ये जो चीज़ें हैं, ये मद्य के गुण है, तो ये गुणों के आधार पे काम करता है। आयुर्वेद में ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी द्रव्य सर्वद्रव्यम पांचभौतिकत्वम, दुनिया का हर द्रव्य पांचभौतिक द्रव्य है, शरीर पांचभौतिक है, वातावरण पांचभौतिक है। ये मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ? इसलिए बताता हूँ कि ये चीज़ों से आपकी चिकित्सा सिद्धांत तय होते हैं, दोषानुसार, प्रकृति के अनुसार और शरीर में वात, पित्त, कफ के अनुसार उसकी चिकित्सा तय होती है। तो ये चीज़ें बार-बार आपको हैमरिंग की जाती है कि शरीर जो है त्रिदोष से बना है, पांच भौतिक शरीर है और 25 तत्वात्मक पुरुष जो है, उसी की चिकित्सा की जाती है। विकार उसी को हो सकता है जिसमें आत्मा मौजूद हो और मन हो, वहाँ पे ये चिकित्सा की जाती है। तो आचार्यों ने मद्य को सेवन के तरीके भी बताए हैं, उसके मद्य के गुण भी बताए हैं। तो ये आज जानना ज़रूरी है आपको कि आज आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो अल्कोहल के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है या उसके दुर्गुणों को जो बताया जाता है कि बहुत खराब है, नहीं पीना चाहिए, व्यक्ति मर जाता है। तो ये आचार्यों ने इसके गुणों के बारे में बताया है कि कौन से व्यक्ति को अल्कोहल या मद्य पीना चाहिए और मद्य के फ़ायदे क्या हैं। तो एक श्लोक है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 24 में और श्लोक नंबर 61, तो हर्षम ऊर्जम पुष्टि आरोग्यम पौरुषम परम युवात्या पीतम कर उत्याशु मध्यम सुख मद प्रदम। तो ये चीज़ें जो बताई है वो अल्कोहल के बारे में, मद्य के बारे में बताया है। तो इसका एक संक्षेप में मैं आपको बता दूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि बहुत जो भी अ, इससे फ़ेसबुक से जुड़े हैं, वो सभी लोग चिकित्सक नहीं है, सभी लोग डॉक्टर नहीं है। जनरल पब्लिक भी इस लेक्चर का आनंद उठा रही है, उनको भी इस ज्ञान का वर्धन हो रहा है, जिसके कारण ये ज्ञान होने की वजह से आगे वो किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं या इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो आचार्यों ने ये बताया है कि विधि पूर्वक
अगर मद्य का सेवन किया जाए, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। विधिपूर्वक मद्य का सेवन अगर करते हैं, तो वो हर्षल है, वो उससे हर्ष पैदा होती है, शरीर में ऊर्जा प्राप्ति होती है, मानसिक संतोष व्यक्ति को मिलता है, आरोग्य और पुरुषार्थ देता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और क्या चाहिए? तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप स्वस्थ हैं और युक्तिपूर्वक मद्य का पान अगर करते हैं, तो उस मद्यपान से और मात्रापूर्वक अगर करते हैं, तो उस मद्य से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को मन को खुशी होती है, मानसिक संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा आरोग्य और पुरुषार्थ मिलता है, यहाँ तक आचार्यों ने बताया है और उसका प्रभाव सुखकर होता है। मद्य जो है भोजन में रुचि बढ़ाता है और जैसा कि ये बताया जाता है कि अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो जाठराग्नि प्रदीप्त करता है। ये आचार्यों ने बताया है, ऐसा नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ या जो मैंने देखा है वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है ये कि मद्य के गुण क्या है और अगर सम्यक मात्रा में अगर वो मद्य शरीर में जाती है या सम्यक मात्रा में अगर मद्य का सेवन किया जाता है, तो वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, न कि नुकसानकारक है। स्वर्ण वर्ण प्रसादक है, स्वर्ण की प्राप्ति होती है, आदमी का स्वर जो है वो बदल जाता है, आवाज़ अच्छी होती है, हृदय होता है, तृप्तिकारक होता है, यानी उस व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है, व्रीहणकारी होता है, वो शरीर में व्रीहण का कार्य करता है और बलवर्धक होता है। इसके साथ-साथ भय, शोक और श्रम, थकान को दूर करने वाला होता है। तो आप देखिए, जो व्यक्ति थका हुआ है, उस व्यक्ति को अगर थोड़ा अल्कोहल मिलता है या वो अल्कोहल कंज़म्पशन करता है, तो उसकी पूरी थकान दूर हो जाती है। उसका इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नागपुर से पढ़ाई किया हूँ। सिर्फ़ नागपुर क्यों, पूरे इंडिया में जहाँ पे जो लोग श्रम करते हैं या बहुत श्रमिक काम करते हैं, जैसे मज़दूर है, तो ये लोग पूरे दिन भर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं। तो बहुत ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत थकान आती है, पूरा दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता है। वो आने के बाद थके रहते हैं, सो भी जाते हैं। तो थोड़ा-सा अल्कोहल वो अगर कंज़म्पशन करते हैं, तो उनकी थकान कम हो जाती है। शरीर को एक तृप्ति मिलती है, उसके साथ-साथ वो अ, निद्रा जनन है, लेने के बाद नींद आती है, वाणी अस्पष्ट होती है, भय, शोक और श्रम को दूर करने वाला है और निद्रा जनन नींद आती है लेने के बाद। वाणी स्पष्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अ इसमें एक डर जो भय रहता है वो और क्लेशजन्य दुःख जो है वो अनुभव नहीं होने देता है या इस तरीके की चीज़ें जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए ये मैं उन लोगों के लिए बताया जो मद्य का या अल्कोहल का सम्यक और नीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो बैठे और बहुत सारा अल्कोहल पी जाते हैं और उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं और उससे खुद को प्रॉब्लम होती है, परिवार को प्रॉब्लम होती है और समाज को प्रॉब्लम होती है। तो ये लेक्चर उसी तरीके से नियोजन किया गया है कि अगर अवेयरनेस के लिए ये लेक्चर का अर्थ ये है कि एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए जिससे जो मद्यपान करते हैं, जो व्यक्ति जो मद्यपान का नीतिपूर्वक और मात्रापूर्वक अगर सेवन करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है और ऐसे लोगों के लिए जो मद्यपान का सम्यक से ज़्यादा करते हैं और कभी भी करते हैं, पूरे दिन भर मद्यपान करते हैं, उन लोगों के लिए क्या इस लेक्चर से संदेश जाएगा? तो ये तो वही समझ सकते हैं जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं और इस लेक्चर से उनको क्या बोध मिलता है, ये भी ज़रूरी है।
अल्कोहल कंजम्पशन से वो प्रीति संयोग एवं रति संयोग को अल्कोहल शक्ति देता है, बढ़ाता है। सेक्सुअल पावर जो है उससे बढ़ता है और उत्पाद व वर्धक होता है। इंद्रिय अपने विषयों को अधिक सामर्थ्य से ग्रहण करती है। अगर वो सम्यक मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन है, तो वो व्यक्ति अब उसकी जो इंद्रियाँ हैं, वो अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम होती है या हाइली सेंस परसेप्शन होता है और वो ग्रहण करती है। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्कोहल कंजम्पशन होने के बाद उसकी बुद्धि खुल जाती है या और अच्छा सोचने लगता है और अ, अच्छी बात कर सकता है, वो ज़्यादा बातें करने लगता है। तो ये एक लिमिट तक अगर पीते हैं, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। जो कि ये जितने भी मैंने लक्षण बताया, वो एक ठीक से और उचित मात्रा में अगर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें थी कि ये क्या बढ़ाता है और किस तरीके से करता है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में भी जो है मद्य के गुण बताए गए हैं। वो मद्य के गुण जो बताए गए हैं, वो पित्त कारक होता है। मतलब अल्कोहल जो है जिसमें मैंने बताया कि वो उष्ण होता है और शरीर में जाने के बाद पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होने से शरीर में दाह, मूर्छा ये चीज़ें आती है। तो इ इसका कारण एक ही है कि उष्ण गुण जो है वो पित्त को बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद ये चीज़ें होती है। अम्ल रस युक्त होता है, मद्य जो है अम्ल रस युक्त होता है, रोचक होता है, अग्नि प्रदीपक होता है, विरेचक होता है, कफ वात का शमन करता है ये और हृदय होता है, मूत्राशय बस्ती का शोधक है, पाक में लघु होता है, विदाही होता है, उष्ण, तीक्ष्ण और ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजक होता है और विकासी होता है। तो ये सवाल बहुत बार हमसे पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर साहब युक्तिपूर्वक अगर मद्यपान करते हैं तो उसके फ़ायदे हैं क्या? तो ये फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं कि युक्तिपूर्वक अगर मद्यपान होता है, तो उसके फ़ायदे होते हैं युक्तिपूर्वक और मात्रावत और नियमवत। तो विधिपूर्वक और युक्तिपूर्वक और मात्रावत अगर इसका कंजम्पशन होता है, तो ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अदरवाइज़ ये शरीर को नुकसान पहुँचाता है और नुकसान पहुँचाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जो मैंने बात किया वो युक्तिपूर्वक की थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ कि युक्तिपूर्वक लेना चाहिए। युक्तिपूर्वक का क्या अर्थ है? पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अन्न, पान, वय, रोग, बल और काल इसका विचार कर ये चीज़ें ली जाती है, जिसको आचार्यों ने 6 त्रिक के नाम से जाना है। अन्न जो अन्न-पान बताया गया है, उसके अंदर जो है वात, पित्त, कफ का विचार किया गया है। 6 त्रिक का विचार किया गया है और इसको 3-3 भेद के नाम से जाना गया है, जिसमें कि अन्न, पान, वय, रोग, बल और काल का विचार किया गया है। काल का अर्थ मेरा ये है कि शीत, उष्ण और वर्षा ऋतु। त्रिक का मतलब त्रिसत्व भी लिया गया है, जिसमें कि सत्व, रज, तम आते हैं। तो सात्विक पुरुष को अल्कोहल जो है, वो ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचा सकता है। लेकिन राजस और तामस व्यक्तियों को अल्कोहल जो है, वो ज़्यादा हानि पहुँचा सकता है या असहनीय हो सकता है। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ों का विचार करके ही अल्कोहल का कंज़म्पशन या मद्य का कंज़म्पशन किया जाना चाहिए। उसे युक्तिपूर्वक मद्यपान कहा जाता है। तो युक्तिपूर्वक मद्यपान का ये भी अर्थ होता है
कि जैसे बहुत बार क्या होता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, जिनको आदत लग चुकी है, जो छोड़ नहीं सकते, ऐसे लोग सुबह से शाम तक अल्कोहल पीते रहते हैं। तो अल्कोहल एम्प्टी स्टमक नहीं पीना है, वो कुछ स्निग्ध द्रव्य के साथ अगर अल्कोहल कंज़म्पशन किया जाता है, तो वो निश्चित मानिए कि वो शरीर को फ़ायदेमंद करेगा। नहीं तो एम्प्टी स्टमक अगर अल्कोहल लेते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि एसिडिटी बढ़ाएगा। उसके जो 8 गुण हैं, 8 गुण जो है वो उसमें ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और उससे वो व्यक्ति को तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मैं पहले ही आपको गुण बता चुका हूँ कि ये गुणों की जानकारी एक वैद्य को, एक चिकित्सक को जानना ज़रूरी है क्योंकि चिकित्सक को ही उसकी चिकित्सा करना है और इसलिए ये सब ज़रूरी है। तो सात्विक मन वाला व्यक्ति जो है, ज़्यादा भी ले सकता है, उसका प्रभाव कम होता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वातिक रज और तामस व्यक्तियों में जो मन से ऐसे हैं, उनको इफ़ेक्ट बहुत जल्दी करता है। इवन आचार्यों ने मद्य की मात्रा तक बताई गई है। उसके समय बताए गए हैं कि कब मद्य का पान करना चाहिए। तो मद्य की मात्रा बताई गई है कि प्रातः जो है वो 2 पल लेना चाहिए, दोपहर को 4 पल लेना चाहिए और रात्रि में 8 पल की मात्रा बताई गई है। इसके साथ-साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसे मैंने गुणों के बारे में बताया, वैसे मद्यपान के दोष भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मद्यपान के दोष क्या है? सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 47 और श्लोक 9 में ये बताया गया है कि यदि युक्तिपूर्वक मद्यपान अगर नहीं किया जाता है, तो क्या हो सकता है? वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने आपको श्लोक का नंबर ही बताया है, आप उसको बाद में आप देख सकते हैं बुक ओपन करके आप देखिए कि ये श्लोक कितना सटीक बैठता है कि जो अल्कोहल कंज़म्पशन करते हैं, अगर वो युक्तिपूर्वक, मात्रापूर्वक और समय के अनुसार और बलाबल का अगर अ, संबंध बना के अगर नहीं पीते हैं, तो क्या हो सकता है? तो युक्तिपूर्वक अगर मद्यपान नहीं होता है, तो जैसे बिना अन्न के मद्यपान लेना, अधिक मात्रा में मद्यपान लेना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा सेवित किया जाने पर अग्नि के समान उष्ण गुण वाला होने की वजह से कायाग्नि के साथ मिलकर मद या नशा उत्पन्न करता है। तो देखिए मैंने ये बताया कि कायाग्नि मतलब जठराग्नि जो शरीर में रहती है, उसके साथ अल्कोहल मिलकर मद नशा को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि अगर एम्प्टी स्टमक और ज़्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल लेते हैं या मद्यपान करते हैं, तो ये एक दुष्परिणाम हो सकता है। खाली पेट लेने की वजह से और अधिक मात्रा में लेने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर युक्तिपूर्वक नहीं है, अति मद्यपान है, तो मदाधीन पुरुष मन एवं बुद्धियों के प्राकृतिक भावों, कार्यों के बदल जाने से आत्मकृत अभिप्रायों को अभी आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि अगर वो व्यक्ति अल्कोहल कंज़म्पशन किया है, तो उसके जो आत्मकृत अभिप्राय है, जैसे गोपनीय बातें हैं, गोपनीय तथ्य है, वो सब चीज़ें स्वयं ही बताने लगता है। कब? जब वो एक्साइटमेंट कंडीशन में वो व्यक्ति आता है, तो आचार्यों ने ये बताया है कि कंज़म्पशन होने के बाद वो जो विकासी गुण है और आशुकारी गुण है, उसकी वजह से वो व्यक्ति के मन पे असर पड़ता है और वो अपनी जो बताना नहीं चाहिए, जो लोगों के बीच में जैसे बैठे हैं और बात करने हैं, तो वो चीज़ें भी वो व्यक्त करने लगता है जो कि बताना नहीं चाहिए है। नशे में इंद्रिय व बुद्धि अपने अधीन नहीं रहती है। जब वो अल्कोहल कंज़म्पशन कर लेता है, तो उसकी इंद्रिय और बुद्धि अपने अधीन नहीं रहती है, इसलिए अपने बहुत सारे रहस्य को वो बता सकता है और बोलता है। तो आचार्य चरक ने भी ये बताया है कि मद्य सेवन से जिन लोगों के ज्ञान, विज्ञान लुप्त हो जाते हैं,
तथा ऐसे व्यक्ति जो सत्वविहीन होने के कारण या सत्वविहीन होने के पश्चात भी मद्यपान की प्रबल इच्छा अगर रखते हैं, तो उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। बताने का अर्थ क्या है? जिनकी बुद्धि और सोचने की क्षमता लुप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति भी सत्वविहीन होने के कारण फिर से वो मद्यपान की प्रबल इच्छा अगर रखते हैं, तो उनका किसी भी तरीके से कल्याण नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो व्यक्ति अल्कोहल कंज़म्पशन करते ही रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं और रोज़ करते हैं, तो उन व्यक्तियों को अल्कोहल एक्चुअल लेना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। क्योंकि अल्कोहल बार-बार लेने से वो शरीर में जाता है और कहीं न कहीं वो जमा होता है और एक उचित समय के बाद अपना प्रभाव वो दिखाता है और अपना प्रभाव बहुत सारे ऑर्गन्स को वो डैमेज करता है। लगातार और कालांतर में ये चीज़ें दिखाई देती है, जो कि अल्कोहल का हमेशा अगर मद्यपान करते हैं और मात्रा ज़्यादा होती है, तो इवन आचार्यों ने भी ये कॉशन डाला है कि जो मद्यपान लेते हैं, वो एक निश्चित मात्रा में, निश्चित समय और बलाबल का जो है विचार करके वो मद्य लेना चाहिए। और सभी साधनों से ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है अल्कोहल कंज़म्पशन में ही रहता है। उनको सिर्फ़ इतना ही रहता है कि कोई भी अगर फेस्टिवल आता है या कोई भी ऑकेजन्स आता है जिसमें उनको सिर्फ़ एक एम रहता है कि मुझे कहीं से भी अल्कोहल मिले और मैं वो अल्कोहल पीऊँ, भले ही वो खुशी में हो या गम में हो। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो कि कभी लेना नहीं चाहते हैं या लिए नहीं हो, तो ये चीज़ें ध्यान देने लायक है। अभी आचार्यों ने इसके अवस्था बताई है। आचार्यों ने इसकी अवस्था बताई है कि ये जो मद्य है, वो वो मद्य लेने के बाद वो अवस्था में क्या-क्या होता है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है आपको कि ऐज़ ए फिजिशियन या ऐज़ ए चिकित्सक होके, ये उसके लक्षणों को आप कैच करेंगे, जो कि चिकित्सा के दौरान आपको अ, उपयोगी पड़ती है। तो मध्य की प्रथम अवस्था जो आचार्यों ने बताई है, उसमें क्या होता है कि वो आनंद व्यक्त करता है। आनंद व्यक्त करता है, प्रीति वर्धक रहता है और अन्नपान गुणों को प्रदर्शित करने वाला होता है। उसको इच्छा होती है कि उसके साथ-साथ और भी क्या खाना चाहिए। तो ये उसके बाद वाद्य यंत्रों को बजाना, गीत गायन और मज़ाक करना, ये सब चीज़ें उसमें आती है जो कि प्रथम मध्य के लक्षण में दिखाई देते हैं। वार्ता व कथा से प्रवृत्त रहता है, यानी जैसे अल्कोहल शरीर में जाता है और इसको हम आधुनिक मतानुसार जो है वो एक्साइटमेंट कंडीशन का नाम दे सकते हैं कि अल्कोहल के बाद जो पहली अवस्था आती है, जो एक्साइटमेंट कंडीशन है, उसी को आचार्यों ने मध्य की प्रथम मध्य के लक्षण के रूप में माना है। तो जी जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद, प्रीतिवर्धक अ वाद्य यंत्रों को बजाना, गीत गाना, डांस करना और हँसी-मज़ाक करना, वार्ता और कथा में प्रवृत्त होना, यानी वो व्यक्ति को कुछ पुरानी चीज़ें याद आती है और जैसे याद आती है उसके बारे में वो बात करने लगता है और बहुत देर तक बात करता है। वो ये भूल जाता है कि अभी मुझे कंट्रोल करना चाहिए, रुकना चाहिए, ये ज़्यादा हो रहा है। तो पर्सन इज़ वेरी टॉकेटेटिव हो जाता है, वो बातें करने लगता है। वो और उसके उमंग दिखाई देती है, हँसी-मज़ाक करता है, उसके अंदर एक उमंग और फुर्ती का आभास होने लगता है। बुद्धि व स्मृति इस अवस्था में ठीक रहती है। इंद्रियाँ सामान्य रहती है और अपने विषयों का ग्रहण ठीक से करती है। सुखपूर्वक निद्रा आती है इसमें और सुखद परिस्थिति होती है। तो प्रथम अवस्था
कोई खतरनाक अवस्था नहीं है, जिसमें वो व्यक्ति को जो वो चाहता है वही चीज़ें उसको मिलता है वहाँ पे। मध्य अवस्था मध्यम में जो होता है, उसमें मुहुर्स्मृति, मुहुर्मोह इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति की स्मृति कभी सामान्य रहती है, वह कभी मोह युक्त होती है या स्मृति नाश होता है। उसको पुरानी चीज़ें बहुत बार याद नहीं आती है और वो बातें करते-करते कभी-कभी रुक जाता है। क्योंकि ये उसको सोचने लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ क्या? जैसे नॉर्मल व्यक्ति बात करते-करते पूरा क्लियर करता है वो चीज़ को, वो बातें को, तो इसमें यहाँ वो चीज़ नहीं होती है, वो बातें करते-करते कभी-कभी मोह की अवस्था आती है उसमें, कभी-कभी स्मृति नाश होता है और वो बातें करते-करते रुक जाता है। तो इस तरीके की अवस्था आती है, कभी उचित, कभी अनुचित और कभी-कभी अर्थहीन बातें करता है। इस अवस्था में उसको भ्रम आते हैं, चक्कर आता है और कभी-कभी एक जगह पे बैठना वो पसंद करता है, कभी-कभी घूमना पसंद करता है, कभी-कभी उसके सामने जो खाना रखा है, वो खाने की कोशिश करता है। भोजन और भोजन जब खाता है तो ठीक से खाता है, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि पूरा प्लेट खत्म कर जाए। ये चीज़ का उसको भान थोड़ा रहता है। भोजन में रुचि रहता है और वो खाते-खाते वो अल्कोहल कंज़म्पशन भी करता है, खाना भी खाता रहता है और कभी-कभी ज़्यादा खा ये अवस्था अगर बढ़ती है, तो वो उसका कंट्रोल खाने पे से डिस्टर्ब होता है। वो खाना कभी-कभी ज़्यादा खा सकता है, पानी कभी-कभी ज़्यादा पी सकता है या नहीं भी पीता है। ये चीज़ें जो है उसकी मद की सेकंड अवस्था में ये चीज़ें दिखाई देती है। आचार्यों ने बताया है चरक चिकित्सा स्थान 24 के अंतर्गत श्लोक 44 और 45 में ये चीज़ें बताई गई है। तो उत्तम मद क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये बहुत बारीकी से आचार्यों ने बताया है। तो जब आप चिकित्सा करते हैं, जब मद का पेशेंट आपके सामने होता है, तो ये अवस्थानुसार आपको चिकित्सा करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप आपको चिकित्सा करनी है। तो उत्तम मद की बीच की अवस्था, मतलब मध्यम मद और उत्तम मद के बीच की अवस्था एक होती है। तो इस अवस्था का अगर वो अतिक्रमण करता है, तब उत्तम मद की अवस्था में वो आता है। ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति रज और तम गुणों से युक्त रहता है, अमर्यादित और अशुभ कार्य करने में भी उसे शर्म महसूस नहीं होती है। ये उत्तम मद के लक्षण है। अगर ये अवस्था दिखाई देती है कि वो अशोभनीय कार्य कर रहा है, मर्यादा अपनी भूल चुका है और कोई भी काम करने में वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है, तो आप उत्तम मद इसे समझिए। तृतीय अवस्था जो आती है उसकी, उसमें ये अवस्था मतलब घातक होती है और इस अवस्था में अगर व्यक्ति वो पहुँचता है, तो यकीन मानिए कि उसमें वो जीवित रहने के लक्षण कम हो जाते हैं और वो व्यक्ति कटी हुई लकड़ी के समान निष्क्रिय हो जाता है और गिर जाता है। मन पर मोह का आवरण रहता है, जीवित रहते हुए भी मृत व्यक्ति के समान रहता है। तो ये आचार्यों ने बताया है। उसे शुभ चिंतक को भी याद नहीं करता है उस वक़्त, अपने-अपने जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं या उसके जो दोस्त हैं, उनको वो याद नहीं करता है। सुख प्राप्ति के लिए मद्यपान करता है। वो जैसा कि मैं पहले बताया कि लोग अपने-अपने कारण ढूँढ लेते हैं, रीज़न ढूँढ लेते हैं कि उनको कब मद्यपान करना है। तो वो स अगर कोई खुशी का पल है, तो खुशी में भी पीते हैं और अगर दुखी है, वो व्यक्ति अगर दुखी है, तो भी वो अल्कोहल कंज़म्पशन करता है। तो आप देखिए कंडीशन कोई भी हो, उस व्यक्ति को अगर अल्कोहल लेना है, तो वो लेते ही है, इससे दूर नहीं रहते हैं। लेकिन इससे क्या है, वो अपने जिस जो सुख प्राप्ति के लिए वो मद्यपान करता है, तो उसे वो सुख प्राप्ति नहीं मिलती है। कारण क्या है कि वो ज़्यादा अल्कोहल पीता है और ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद जो उसकी पहली स्टेप है एक्साइटमेंट कंडीशन, वो निकल जाती है और
सेकंड स्टेप और तीसरे स्टेप पे अगर वो व्यक्ति आता है, तो जो जो सुख प्राप्ति के लिए अल्कोहल कंजम्पशन करना चाहता है, वो उसे मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जिस सुख प्राप्ति के लिए अगर पीते हैं, उनको अगर ये लगता है कि अल्कोहल पीने से मेरे बहुत सारे दुःख दर्द कम हो जाएँगे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। वो और चीज़ें बढ़ाती जाएगी, उसके दुःख दर्द और बढ़ते जाएँगे। तो ये चीज़ें ठीक नहीं, हितकर और अहितकर कार्य, सुख और दुःख से विहीन समस्त प्राणियों के लिए दोष मुक्त होता है वो। तो और व्याधि और निंदा का पात्र होता है। इसके संगत में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। दोस्त भी उन्हीं दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ रहने से नाम ऊँचा होता है, यश और कीर्ति मिलती है। तो यहाँ दोस्ती भी खत्म हो सकती है और अगर ऐसे बर्ताव उस व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति करता है अपने दोस्तों के साथ, तो इससे दोस्ती भी टूटती जाती है और वो व्यक्ति अकेला हो जाता है और अकेले होने के बाद और भी वो अल्कोहल कंज़म्पशन करने लगता है। फिर वो क्या होता है कि वो अकेले ही अल्कोहल कंज़म्पशन करता है, उसके दोस्त रहे, न रहे, कोई फैमिली मेंबर रहे, न रहे, इसका उसे भान नहीं रहता है। फिर वो हैबिचुअल अल्कोहलिज़्म में वो चला जाता है और एक उसको आदत लग जाती है अल्कोहल की और वो ठीक नहीं होता है, जबकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो धीरे-धीरे जिस तरीके से अल्कोहल कंज़म्पशन वो व्यक्ति चालू करता है, उसी तरीके से वो अल्कोहल से उसको प्रॉब्लम आती है और वो व्यक्ति जब परेशानी में होता है, जब ये सब प्रॉब्लम आते हैं तो उसको लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे साथी मेरा साथ छोड़ दिए हैं, मेरे परिवार मेरा साथ छोड़ रहा है, समाज मेरा साथ छोड़ रहा है, तो फिर उसको ये अंदर से लगता है कि मैं भी नॉर्मल लोगों जैसे रहूँ, लेकिन वो रह नहीं पाता है। कारण क्या है कि वो एडिक्शन उसको हो चुका है, अल्कोहलिज़्म की कंडीशन से वो गुज़र रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं एक चिकित्सक समझ सकता है, एक फिजिशियन समझ सकता है। इसलिए इतना डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ, तो ये अवस्थाएँ को कंसीडर करते हुए उस व्यक्ति को आपको जो भी बताना है आप बताएँगे, जो भी ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करना है आप करेंगे। ये सिर्फ़ एक रिफ्रेशिंग सेशन है, जिसमें हम आपको रिफ्रेश कर रहे हैं और आने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भी ये आगाह कर रहे हैं, ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस तरीके के माहौल में वो न जाएँ और इस तरीके के अगर पेशेंट आते हैं, तो उनको युक्तिपूर्वक जो और शास्त्रोक्त चिकित्सा जो बताई गई है, उस चिकित्सा से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बात आती है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब अल्कोहल से इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो पॉज़िटिव न होके नेगेटिव की तरफ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसका एक एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपको बताया कि मरने का प्रमाण ज़्यादा है। कंजम्पशन होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आती है और एक दीर्घ काल के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो जब इतने सारे नुकसान है, तो फिर भी लोग क्यों पीते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल आना ही चाहिए और आया होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल कंजम्पशन जो है बहुत अलग-अलग तरीके में किया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि मतलब पीने के कारण मैं बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में क्यों जाता है? क्यों ऐसा लगता है कि मैं अगर अल्कोहल पीऊँगा तो मेरी बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाएँगे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खत्म हो सकती है अगर मैं अल्कोहल कंज़म्पशन करूँ तो मेरे प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा? तो ये एक मैं बताना चाहूँ कि कुछ लोग तो इसलिए टेस्ट करना चाहते हैं कि पीने के बाद क्या होता है? मैं भी एक बार पी के देखूँ। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप टेस्ट एक बार करने गए
और उसकी टेस्ट अगर आपको अच्छी लगी तो आप यकीन मानिए कि उसके वो रास्ते पे आप चल पड़ेंगे। और तो इसलिए अच्छा है कि भई जो विष है उसका टेस्ट क्यों लेना? क्यों उस रास्ते पे जाना जो कि आपको आगे जो है बहुत बुरे राह पे अगर लेके जाता है, जिससे प्रतिष्ठा नष्ट होती है, आपका विकास रुक जाता है, आपके धन संप्राप्ति के साधन रुक जाते हैं और जिससे तमाम आपके बारे में बुराइयाँ होने लगती है। आपको जो आपका स्टेटस है वो कम होता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें या इतने प्रॉब्लम अल्कोहल कंजम्पशन से अगर होने वाला है, तो इस रास्ते पे क्यों जाना है? इससे अच्छा जाना ही नहीं। तो जो लोग कभी भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाए हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस रास्ते पे न जाएँ, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है और इसका कुछ न कुछ परिणाम आपको दिखाई देता है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि इंडिया के कुछ स्टेट्स है, जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बैंड है, सेल एंड परचेजिंग पे बैन है। वो तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे स्टेट भी है, जो कि इसके बारे में अवेयर है और सोच रहे हैं या सोचे उन्होंने अपने-अपने स्टेट में बैन लगा दिया है। तो इसमें गुजरात एक स्टेट है जहाँ पे अल्कोहल पे बैन है, नागालैंड है जहाँ पे बैन था और जो कि 1989 में अल्कोहल पे बैन लगाया गया था। उसके बाद अ, टू 2014 में वो बैन हटाने के विषय में चर्चा की गई थी। उसके बाद लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज़ है या अपना पार्ट है, जहाँ पे अल्कोहल बैन है, वहाँ पे नहीं है। इसके साथ-साथ मणिपुर है, जहाँ पे अल्कोहल सेल एंड सप्लाई पे बैन है, वो 1991 में वहाँ पे बैन किया गया था। एक रिसेंटली बिहार एक ऐसा स्टेट है, जहाँ पे अल्कोहल बैन किया गया है, 1 अप्रैल 2016 से वो स्टेट में भी अल्कोहल बैन है। तो बहुत सारे स्टेट इसके बारे में सोचते हैं और इसके दुष्परिणाम जो दिखाई दिए हैं, उसके आधार पे अ, उसके आधार पे ये चीज़ें होती है। तो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद इसके औषधि के बारे में भी बात करूँगा। कुछ मुझे सजेशन आ रहे हैं, तो मैं इसके औषधि के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो पहले ये थोड़ा-सा पार्ट मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद आपको एक दवाइयों के बारे में बताता हूँ। तो ये जो मैंने बताया ये वो आयुर्वेदिक अप्रोच से बताया, कुछ बातें जो है वो आधुनिक मतानुसार मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि ये चीज़ें आपको कितना अहम रखती है। तो अल्कोहल आधुनिक मतानुसार जो है वो 2 भागों में विभक्त किया गया है और प्राचीन काल से ही जो है अल्कोहल सूरा का सेवन किया जाता था, ऐसा चरक संहिता में भी उल्लेख है और शरीर पर ये प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया है आपको, तो पॉइज़नस इफेक्ट कॉज्ड बाय द अल्कोहल इज़ कॉल्ड एज़ अल्कोहलिज़्म और अल्कोहल पॉइज़निंग। तो ये अ, आधुनिक मतानुसार अल्कोहल 2 कैटेगरी में बाँटा गया है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फ़ॉर्मूला C2H5OH है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH के नाम से जाना जाता है। Alcohol is applied to the alcohol is applied to the ethyl alcohol एज़ नेम है उसका। ये सेरेब्रल पॉइज़न के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मस्तिष्क प्रभावज विष है ये और इंटॉक्सिकेंट है ये। प्योर अल्कोहल हम आपको परसेंटेज भी आपको बता देते हैं, ताकि इससे ये ग्रेविटी ये गंभीरता बना रहे कि कौन से अल्कोहल जो है वो कितना परसेंटेज रखता है और वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार पॉइज़निंग होती है, तो ये पूछा जाता है कि भई कौन-सा वाइन पिया है या कौन-सा अल्कोहल कंज़म्पशन किया है, वेदर अरिस्ट
कोई अरिष्ट है या आसव है या वो कौन-सा प्रकार का है, ब्रांडी है या क्या है, वो कौन-सा अल्कोहल वो व्यक्ति ने कंज़म्पशन किया है, तो ये चीज़ें हम आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी बता देते हैं। अल्कोहल जो है प्योर अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है, वोलेटाइल होता है, एक लिक्विड होता है, उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है। और गंध इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अल्कोहल कंज़म्पशन अगर है, तो ये गंध ज्ञान बहुत ज़रूरी है। गंध ज्ञान के आधार पे ही हमको ये डायग्नोसिस करना पड़ता है। जैसा कि आपको मैं पहले कई लेक्चर में बताया हूँ कि पांचभौतिक परीक्षा बहुत ज़रूरी है। वो विष की हो या व्यक्ति की हो या द्रव्य की हो। तो उस आधार पे आपको गंध ज्ञान के आधार पे आपको ये पेशेंट एग्ज़ामिन करते समय भी आपको गंध ज्ञान ज़रूरी है जानना। इसलिए तो एब्स इसका जो प्रकार है अ, उसमें गंध रहती है, वोलेटाइल होता है, लिक्विड है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ये प्योर फॉर्म में अल्कोहल इस तरीके का दिखाई देता है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.9% अल्कोहल रहता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उसमें 90% अल्कोहल होता है। उसके साथ-साथ इथाइल अ, मेथिलेटेड स्पिरिट जो रहता है, वो 95% उसमें अल्कोहल का प्रमाण होता है। रम और लिकर्स में 50 टू 60% अल्कोहल पाया जाता है। जैसे व्हिस्की, जिन एंड ब्रांडी उसमें 40 टू 45% अल्कोहल की मात्रा रहती है। पोर्ट एंड शेरी इसके अंदर 20% और वाइन्स जो रहते हैं उसमें 10 टू 15% के आसपास परसेंटेज अल्कोहल का रहता है। उसके साथ-साथ बियर रहते हैं, बियर में 4 टू 8% अल्कोहल की मात्रा रहती है। इसके साथ-साथ फेटल डोज़ भी मैं बता देता हूँ कि फेटल डोज़ 150 एमएल से 250 एमएल तक एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर शरीर में जाता है, तो वो व्यक्ति के लिए मारक साबित कर सकता है और इसका फेटल पीरियड जो होता है वो 12 से 24 घंटे के आसपास होता है। कभी-कभी 5 टू 6 डे तक ले जाता है। कभी-कभी अल्कोहल से उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने बताया आपको। इसके साथ-साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ब्लड के अंदर कितनी मात्रा अल्कोहल अगर जाती है, अल्कोहल की कितनी मात्रा ब्लड में अगर आती है, तो वो व्यक्ति में वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उस व्यक्ति में लक्षण बिल्कुल क्लियर कट जो दिखाई देते हैं। तो ब्लड कंसंट्रेशन जो है, वो 0 टू 50 एमजी 100 एमएल ब्लड में मिलता है, तो वो कुछ नहीं, वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परसेंटेज जैसे-जैसे बढ़ता है एमजी में 100 एमएल में अल्कोहल का परसेंटेज कितना आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ टोटली कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड वॉल्यूम उसमें देखा जाता है। 50 टू 100% अगर उसके अंदर अ, अल्कोहल की मात्रा मिलती है, तो उसको अ, अच्छी फीलिंग आती है और वो हर चीज़ वो उसमें कॉन्फिडेंट आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है। तो ओके, आई विल टेल ये मैं आ रहा हूँ मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ। थोड़ा-सा आपको डिटेल में ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो फिजिशियंस ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ अ, अल्कोहल इन ब्लड ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके आधार पे ट्रीटमेंट ठहरती है या ठहराई जाती है। तो 100 टू 150 एमजी ब्लड में अगर मिलता है तो उसको कन्फ्यूजन होने लगता है उस व्यक्ति को। 200 से 30 एमजी इन 100 एमएल ब्लड में मिलता है तो उसको स्टूपर और वोमिटिंग आरंभ हो जाती है। 300 टू 500 एमजी अगर 100 एमएल ब्लड में मिलता है तो वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, अनकॉन्शियस होता है और यूरिनेशन उसमें होता है और यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं रहता है और 500 एमजी से अगर ज़्यादा 100 एमएल में अल्कोहल की मात्रा अगर आती है, तो उसका डेथ हो सकता है। ये मैंने इसलिए बताया
कि ये अवस्थाएँ जानना ज़रूरी है ट्रीटमेंट के पहले। तो इसलिए मैंने आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट के अनुसार जो अवस्थाएँ बताई है, अवस्था के आधार पे उसके मैं लक्षण बताया। इसके बाद मैंने ब्लड में कंसंट्रेशन कितना होता है, उसके आधार पे वो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये बताया और कौन से अल्कोहल के अंदर कितना परसेंटेज अल्कोहल होता है, ये बताया। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो एक्यूट अभी जो इसकी आधुनिक मतानुसार जो लक्षण बताए हैं, ये विषाक्तता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में एक एक्यूट अल्कोहलिज़्म होता है और दूसरा क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म होता है। तीव्र अवस्था जो होती है जिसको एक्यूट अल्कोहलिज़्म बोलते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक्साइटमेंट कंडीशन जैसा कि मैं पहले बताया कि ये जो अवस्थाएँ बताई गई है, वो आधुनिक मतानुसार बताई गई है और पहले मैंने आपको आयुर्वेदिक अवस्था बताई है। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं वहाँ पे कि जो आयुर्वेद ने बताया है मध्य मध्य के लक्षण जो बताए, वो बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से मिलते हैं, जो आचार्यों ने बताए हैं, उसी तरीके के लक्षण आधुनिक मतानुसार भी बताया गया है। तो ये मैं लक्षण कोरिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं, जो कि आधुनिक मतानुसार एक्यूट अल्कोहलिज़्म जिसको बोलते हैं, उसमें स्टिम्युलेशन होता है, उस व्यक्ति में तो ये पहली उत्तेजना अवस्था आती है, जिसके लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत फ़ास्ट मैं लेता हूँ, ताकि आपको ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा समय दे सकूँ। तो आत्मविश्वास जागृत होता है, पहले स्टेज में, सुख का आभास होता है, त्वचा, चेहरा लालिमा युक्त होती है, डायलेटेड कैपिलरीज़ होते हैं, ऊष्मा का अनुभव होता है। जैसे ठंडी के दिन में अगर अल्कोहल कंज़म्पशन करते हैं, तो उस व्यक्ति में हीट का अनुभव आएगा। हीन भावना और शर्म जो है वो लुप्त हो जाते हैं। वो ज़्यादा बातें करने लगता है, मुस्कुराता है, हँसता है और जल्दी वो क्रोधित होता है। मन पे नियंत्रण नहीं रहता है। गंदे और अभद्र आचरण कहते हैं। इसे ही क्षुद्रावस्था के नाम से बोला जाता है। इसे क्षुद्रावस्था बताया जाता है। नेत्र श्लेष्मल कला लाल हो जाती है और नेत्र तारका विस्फारित होते हैं, डायलेटेड प्यूपिल्स होती है। अ अ, और प्यूपिल्स की जो स्थिति है, वो अक्षीय दोलन जो है वो उसकी स्थिति जो है वो घूम सकती है और उत्तेजित होता है। वो झगड़े कर सकता है। शरीर की सूक्ष्म गति जो है वो प्रभावित होती है। भ्रमित होता है। भ्रमित होता है यानी उसको मनोभ्रम होता है और वो लड़खड़ा के चलता है। स्टैमरिंग यू मे कॉल स्टैमरिंग उसको होता है। वो मिचली होती है मतलब हुरलास जिसको कि आयुर्वेद में हुरलास के नाम से जाना जाता है। मिचली, नौसिया बोलते हैं, उसके बाद वमन होता है और श्वास में अल्कोहल की गंध आती है। तो आचार्यों ने भी बताया है कि उसको गंध जो है वो महसूस होती है। गंध ज्ञान से फिजिशियन को चेक करना पड़ेगा। आधुनिक मतानुसार भी अल्कोहल की गंध आती है और तीव्र आती है और मादकता से भी अलर्ट रहते हैं। वमन होना एक अच्छी बात है, वो ट्रीटमेंट का ही पार्ट है कि जो व्यक्ति में मादकता होती है, उसको हम वमन करा लेते हैं, कभी-कभी आमाशय प्रक्षालन करा लेते हैं, तो ये चिकित्सा का पार्ट है। तो अगर वो व्यक्ति को वोमिटिंग चालू हो जाती है, जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, तो कुछ चीज़ें कुछ अंदर का अल्कोहल बाहर निकल जाता है, कुछ इवैपोरेट होके निकल जाता है, तो वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। दूसरी जो अवस्था होती है, वो जड़िमा अवस्था होती है, सेकंड स्टेज है। इसमें विचार, उच्चारण, शारीरिक चेष्टाओं में समन्वय जो है वो समाप्त हो जाता है। ताज़ा घटनाओं का उसको स्मरण नहीं रहता है। इसमें जिह्वा लड़खड़ाती है, वो उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है व्यक्ति। प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समय लगता है। वो प्रतिक्रिया जैसे आपने कुछ पूछे कि भई आप जो बता रहे हैं उसमें ऐसा हुआ था क्या? तो वो उसको कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड जो है उसको ठीक नहीं रहता है और उसको क्रिया व्यक्त करने में समय लगता है। वाहन चलाते समय
और जो वाहन चलाते समय उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है। जैसे मन क्या समझ रहा है और उसके इंद्रियाँ क्या समझ रही है, तो ये करने में दूरी लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान से सुनिए कि जैसे अल्कोहल कंज़म्पशन के बाद गाड़ी नहीं चलाने देते। तो ये सच बात है कि अगर जो व्यक्ति अल्कोहल का कंज़म्पशन किया है, वो ड्राइव न करे, कार या टू व्हीलर या कोई भी ड्राइव न करे। कारण क्या है कि उसके जो तर्क शक्ति है वो कम हो जाती है, डिसीज़न मेकिंग जो है वो कम हो जाता है। जब वो रोड पे चलता है, तो वो स्टीयरिंग उसके हाथ में रहती है, एक्सीलेटर रहता है, क्लच रहता है, ब्रेक रहता है। तो जब सामने डिसीज़न लेने की बात आती है, तो डिसीज़न लेने में लैप्स होता है, वो समय पे डिसीज़न ले नहीं सकता है। ये प्रभाव अल्कोहल के है शरीर पे। इसलिए अगर अल्कोहल कंज़म्पशन है, तो उस व्यक्ति को सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति उसके साथ है, जो जिसने अल्कोहल नहीं लिया है, जो अल्कोहल कंज़म्पशन नहीं किया है, उस व्यक्ति ने गाड़ी चलाना और उस व्यक्ति को पिछली सीट पे लिटा देना। वैसे भी वो होश में रहता नहीं है, तो उसको लिटा देना और उसको ठीक से उसको घर तक पहुँचा देना। ये एक दोस्त का भी कर्तव्य बनता है और जो व्यक्ति किसी के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे मदद करना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि इसका दूसरा परिणाम समाज पे या वहाँ पे जो लोग हैं, उनके साथ ना हो। गाली-गलौज भी हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो ये टाइम पे कंट्रोल करना दोस्त का काम है या जो लोग वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, उनका काम है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दूरी और समय का आकलन वो नहीं कर सकता है, इसलिए दुर्घटना होती है। तो जैसे मैं पहले आंकड़े बताया कि 27% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन मन का और शरीर का नहीं रहता है, इसलिए रोड एक्सीडेंट होते हैं। ड्रंक एंड ड्राइव में ये चीज़ें होती है। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल कंज़म्पशन किया है, तो उसको गाड़ी ना चलाने दें। उसको उसकी गाड़ी कोई भी दोस्त चलाए, उसको चलाने ना दें, ताकि दुर्घटना ना हो और दुर्घटना ना होने के लिए आप भी एक ज़िम्मेदार हैं। आप एक दोस्त के रूप में ये ज़िम्मेदारी ले सकते हैं या एक नागरिक के रूप में ले सकते हैं। तो आप इससे समाज की सेवा ही कर रहे हैं और व्यक्ति को बचा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति बच जाता है, तो यकीन मानिए रोड एक्सीडेंट ड्यू टू ड्रंक एंड ड्राइव ये कम हो सकता है और आप इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो एक स्थान पर उसको 2 वस्तु दिखाई देती है। डिप्लोपिया जो चीज़ होती है, वो उसमें दिखाई देती है। मुख से गंध आती है, अल्कोहल की गंध आती है। उसको वमन हो सकता है और छर्दी और उसके साथ-साथ सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ते हैं, तो इस तरीके की हरकतें भी हो सकती है। लेकिन वो डिज़ायर बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है, तो उसकी क्षमता कम जो हो जाती है और तो ये चीज़ें होती है, हिचकी आती है, उदासीनता बढ़ती है उस व्यक्ति में और अ तीसरी अवस्था या उग्र अवस्था है, उसका व्यवहार आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी अवस्था में एक्सीडेंट हो सकते हैं, लैंगिक अपराध हो सकते हैं और जो व्यक्ति से बोलने का अर्थ ये जो अपराध हो सकते हैं, इसी अवस्था में हो सकती है। तीसरी अवस्था जो मॉडर्न के हिसाब से बताई गई है, वो सुषुप्ति अवस्था है, जो कि नार्कोसिस स्टेप में आती है। उस व्यक्ति में कुछ रहता नहीं है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, वो व्यक्ति लड़खड़ाता है और चलते समय स्टैमरिंग होता है, वो ज़मीन को रगड़ते हुए चलता है और ठीक से वो चल नहीं पाता है। धीरे-धीरे उसको निद्रा आती है और वो व्यक्ति सो जाता है। नाड़ी गति पहले तीव्र रहती है, बाद में कम हो जाती है। मुख शुष्कता जो है वो बढ़ती है, तापमान कम होता है और प्यूपिल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और उसको पिंच करने से थोड़ा विस्फारित किया जा सकता है और थोड़ा विस्फारित हो सकता है लेकिन उसमें वो चीज़ें
फिर से वो पुनः अपनी स्थिति में अगर वो पिंच करते हैं उसके चेहरे पे, तो प्यूपिल्स थोड़ा विस्फारित होंगे, बाद में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसको अ, तो इस चीज़ें की अवस्था आती है और ये साइन जो है वो कोमा में पेशेंट को लिए जाती है और कोमा में वो पेशेंट चला जाता है जिसको उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। श्वसन जो है वो धीरे-धीरे हो जाते हैं, स्खलित होती है, नाड़ी जो है वो विज़ुअल नहीं होती है, उसको आप महसूस नहीं कर सकती है। यह अवस्था 10 से 12 घंटे तक बनी रहती है और उस व्यक्ति में श्वसन घात होने से उस व्यक्ति की और हृदय रुकने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कभी-कभी उसमें पल्मोनरी एडिमा होता है और तो ये जब इतनी प्रॉब्लम अल्कोहल पीने से होती है, नारकोसिस होता है और वो व्यक्ति मृत्यु तक वो चला जाता है, तो ऐसे में ये मान के क्यों ना चला जाए कि उसको हाथ ही ना लगाया जाए, उसको पिया ना जाए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आइए अब इसकी चिकित्सा की तरफ चलते हैं। चिकित्सा पहली चिकित्सा जो जो आयुर्वेद में उल्लेखित किया है, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो करते हैं, उसमें जो है वो जैसे एक अभी सज्जन ने पूछा है कि सत्वायत चिकित्सा इसमें काम में आ सकती क्या? तो बिल्कुल आ सकती है। सत्वायत चिकित्सा जो है वो मन को बल देने वाली चिकित्सा है और मानसिक रुग्ण में जब हम चिकित्सा बताते हैं, तो उसमें सत्वायत चिकित्सा ही बताई जाती है। ये ऐसे समय पे चिकित्सा का उल्लेख बताया गया है कि जब वो व्यक्ति अपने पूरे होश में न रहे, होश में नहीं है और वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे अल्कोहल छोड़ना है, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ। तो इस दौरान सत्वाय चिकित्सा का बहुत बड़ा उपयोग है। आधुनिक मत में भी यही बताया है कि उस व्यक्ति की काउंसलिंग करना पड़ता है। उस काउंसलिंग करना है, जो स्थानिक चिकित्सा है, जो सार्वदेहिक चिकित्सा है, वो तो आप एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन में करेंगे ही आप। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ जब मैंने बताया कि इस अल्कोहल कंजम्पशन के कारण जो बताए, वो कारण जो हेतु है, उसको आपको दिमाग में रख के चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। तो दिमाग में रख के चिकित्सा करनी पड़ेगी यानी क्या मतलब है? तो हेतु आप ढूँढेंगे, हेतु आपको ढूँढना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि वो व्यक्ति अ, इस तरफ क्यों बढ़ा? उसकी अवस्था वो अच्छा था, कोई पैदा होते ही दारू नहीं पीता है या दारू पीने नहीं लगता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा चिकित्सा करने के लिए या उस व्यक्ति को काउंसलिंग करने के लिए या सत्वाय चिकित्सा करने के लिए ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं समझना पड़ेगा कि वो हेतु क्या है। उसके आप हिस्ट्री में जाएँगे, बैकग्राउंड में जाएँगे कि वो व्यक्ति अल्कोहल क्यों लेने लगा। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि बहुत लोग क्या है शौक के वश में लेते हैं। बहुत बार ऐसा लेते हैं कि अरे मैंने आज तक तो पिया ही नहीं, एक बार पी के देखना चाहिए कि क्या होता है, उसके क्या परिणाम क्या होता है। तो आप ये भी समझ के चलिए कि पहली बार अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति आखिरी में अल्कोहल की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि जो आपके पास अल्कोहल की ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति आ रहा है, तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री सिंस बिगिनिंग आप लिखिए, कितने दिनों से वो पी रहा है उसकी मात्रा कैसे-कैसे बढ़ती गई और वो पहले कितना लिया था, उसके बाद मित्रों के साथ बैठ के कितनी मात्रा बढ़ाते गया और उसकी कंडीशन बाद में ऐसी हो जाती है कि वो बोलता है कि मैं ये अल्कोहल छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये दारू की लत छोड़ना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी चिकित्सा बताओ जिससे मेरे दारू दारू पीने की आदत छूट जाए। ऐसे आपके पास वो क्वेश्चन लेके आता है। तो ऐसे में आप सिर्फ़ उसको ट्रीटमेंट दे देंगे तो उतने से काम नहीं चलेगा। काउंसलिंग इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप उसको काउंसलिंग करना है
आपको ये भी देखना है कि उस व्यक्ति में अल्कोहल क्यों हुआ? वो क्यों पीने लग गया? उसकी कुछ प्रॉब्लम थी क्या? वो वहाँ तक क्यों पहुँचा? तो आप उसके बैकग्राउंड में जाएँगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने में ये आपको बताना पड़ेगा या उसको पूछना पड़ेगा, उसके रिलेटिव को पूछना पड़ेगा, उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है, उसको पूछना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से ये वहाँ तक पहुँचा और कैसे-कैसे पीने लगा और किस तरीके से उसके दोस्त उससे कटने लगे, दूरियाँ रखने लगे, बाद में वो अकेले पीने लगा और अकेले इतना पीने लगा कि उसको वो भान नहीं कि वो कितने ग्लास पी रहा है, कितने बॉटल पी रहा है। तो ये सब चीज़ों की हिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा। तो काउंसलिंग इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट जैसा कि आचार्यों ने बताया है कि सत्वाइच चिकित्सा होनी चाहिए। उसके मन के बल को बढ़ाना है, उसके साथ-साथ जो चीज़ों की कमी उसके अंदर हुई थी, यानी बोलने का अर्थ ये है क्या है कि जो चीज़ों की वजह से वो व्यक्ति इधर अल्कोहल कंज़म्पशन करने लगा या दारू पीने लगा, ये चीज़ों को जो कारण है उसको दूर करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि भई मैं अकेलेपन से बोर हो गया इसलिए पीने लगा, तो उसके अकेलेपन को दूर करना पड़ेगा। उसके दोस्तों को बताना पड़ेगा, उसके फैमिली के मेंबर को बताना पड़ेगा, जो क्लोज़ रिलेटिव है उनको बताना पड़ेगा कि ये इस बच्चे की या इस व्यक्ति की या इस वृद्ध व्यक्ति का इलाज इस तरीके से करना पड़ेगा। वो उसका इलाज सिर्फ़ दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ़ दवाई से ऐसे पेशेंट अच्छे नहीं होते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा और ये बताने के साथ-साथ मैं ट्रीटमेंट में ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है वो समाज के दृष्टिकोण से उसकी चिकित्सा एक चिकित्सक को जो करना है, जो मैं बताया कि सत्वायित चिकित्सा है, उस पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे आपको भेजना पड़ेगा और वहाँ पे काउंसलिंग होगी और वो वहाँ एक ट्रीटमेंट थेरेपी चलती है, जिसके आधार पे उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट वहाँ किया जाता है। तो उससे वो धीरे-धीरे माहौल में आके वो व्यक्ति अच्छा होता है। तो आचार्यों ने इसकी ट्रीटमेंट में जो सत्वायित चिकित्सा है वो तो बताए है, उसके साथ-साथ औषधीय चिकित्सा बताया है। औषधि चिकित्सा में जो अल्कोहल को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो अ, अल्कोहल के विरुद्ध गुण वाली जो औषधियाँ हैं, वो औषधियों का वहाँ उल्लेख बताया है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि उसकी ट्रीटमेंट जो है 2 तरीके से करना है। आपको क्रॉनिक पेशेंट की चिकित्सा जो है क्रॉनिक से करना है और एक्यूट कंडीशन की ट्रीटमेंट एक्यूट से करना है। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि जो आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें आप को पेशेंट के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग करना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट तो बाद में आती है। तो जो क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म होती है अ, उसकी ट्रीटमेंट आपको बहुत ठीक तरीके से करना पड़ेगा। पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ता है, ड्रग डी एडिक्शन पे उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि वो क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म में उस व्यक्ति की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति एक मानसिक तौर से बीमार हो जाता है। तो जैसे एक मानसिक रुग्ण की चिकित्सा की जाती है, उसी तरीके से क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म की भी चिकित्सा आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ख़्याल में रखना है कि वो एक पेशेंट है, वो अ, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो उसके साथ आपका बर्ताव एक फ़िज़िशियन के तरीके से होना चाहिए। आप ठीक से बात भी करेंगे। तो ये मैं क्रॉनिक सिम्पटम में नहीं जाता क्योंकि ये चीज़ें आपको जब क्रॉनिक पॉइज़निंग देखेंगे तो उसके अंदर क्लिनिकल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो कि वो लक्षण दिखाई देते हैं। मैं अब बहुत जल्दी-जल्दी बता देता क्योंकि 1 घंटे 23 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं कन्क्लूज़न की तरफ आ रहा हूँ। तो जैसे क्रॉनिक पॉइज़निंग में क्लिनिकल सिंड्रोम आता है, वो सभी चीज़ों को वो सिंड्रोम को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डेलिरियम ट्रेमर्स आते हैं पेशेंट में अ
कोर्साकॉफ अ, साइकोसिस उस व्यक्ति में होता है, एक्यूट अल्कोहलिक हैलुसिनेशन होता है वो व्यक्ति में, तो क्लिनिकल सिंड्रोम जिसको बताया गया है जो कि क्रॉनिक पॉइज़निंग में होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। विक्षोभ अवस्था आती है जिसमें ये अचानक ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से आती है और अचानक अल्कोहल छोड़ने की वजह से जो विथड्रॉल सिंड्रोम आते हैं, वो उसमें व्यक्ति में आते हैं। इसलिए किसी भी अल्कोहलिक पेशेंट को या आप ऐसा मत एडवाइस करो कि आप अचानक अल्कोहल छोड़ दो। जैसे बहुत सारे लोग संकल्प करते हैं, 1 तारीख आ रही है, 1 जनवरी, ये साल खत्म हो रहा है, तो बहुत लोग ऐसे संकल्प लेते हैं कि मैं अल्कोहल बंद कर दूँगा, आज के बाद 1 बूँद भी नहीं लूँगा और मैं बिल्कुल रुका के ही बताऊँगा, खत्म करके बताऊँगा विदाउट यानी नो अल्कोहल ड्रॉप इन माय बॉडी इन न्यू ईयर ऐसा संकल्प लेते हैं, तो ये भी एक तरह का गलत हो सकता है कि जो व्यक्ति रोज़ कुछ न कुछ अल्कोहल लेता है, वो अचानक अगर अल्कोहल न ले, तो उसके शरीर में विथड्रॉल सिंड्रोम आते हैं, ये बहुत घातक स्वरूप ले सकता है और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ठीक से सँभालना है, तो इसलिए अचानक अल्कोहल बंद मत कीजिए। जिस तरीके से अल्कोहल वो कंज़म्पशन चालू किया है, पहले वो 5 एमएल, 2 एमएल, 10 एमएल 15 एमएल, 50 एमएल, 100 एमएल 200 एमएल, 500 एमएल इस तरीके से जिस तरीके से वो अल्कोहल कंज़म्पशन चालू किया है, उसी पैटर्न में उस व्यक्ति का अल्कोहल कम करते-करते वो बंद किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे कि इसका अचानक में अल्कोहल बंद करना है, जैसा कि पेशेंट चाहता है, पेशेंट के रिलेटिव चाहते हैं, वैसा डॉक्टर कर नहीं सकता और उसका अल्कोहल बंद करने से ये प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती। तो आपको ये बता रहा हूँ कि अचानक नहीं बंद करना है क्योंकि अचानक बंद करने से स्तब्धता की अवस्था आ सकती है, घातक परिणाम हो सकते हैं, मस्तिष्क का आघात हो सकता है, तीव्र संक्रमण हो सकता है और ये इसलिए अनिद्रा बढ़ सकती है, उसके शरीर में कंपन आ सकते हैं समय और स्थिति का ज्ञान नहीं रहता है और भयानक डरावने विभ्रम होता है मीन्स हैलुसिनेशन उसको ये तीसरी अवस्था में आते हैं जो कि क्रॉनिक स्टेप जब आता है तो उसमें ये चीज़ें आती है। उसको हैलुसिनेशन होता है तो उसको बहुत अजीब-अजीब आवाज़ें आती है। उसको दीवार पे जो है उसको कीड़े-मकोड़े दिखाई देते हैं या उसके शरीर में साँप चलने जैसी प्रतीति होती है। ऐसा लगता है कि उसको उसके शरीर के अंदर साँप चल रहा है और वो इतना डरा हुआ रहता है, ये चीज़ें उसको दिखाई देती है रो दीवार पे वो चीज़ें दिखाई देती है। तो इसके वजह से जब वो इतना डरा रहता है, तो उस व्यक्ति में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। उसको लगता है जीवन में कुछ रखा नहीं है, दिन भर मैं घर में रहता हूँ, मुझे डरावनी चीज़ें दिखाई देती है, शरीर के अंदर जो है कपड़े के अंदर साँप चले जैसे उसको महसूस होता है। दीज़ आर हैलुसिनेशन तो ये हैलुसिनेशन आपको पता है कि हैलुसिनेशन अगर होता है तो उसको कैसा कंट्रोल करेंगे आप? तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करना है, पेशेंट में दिखाई देते हैं और बताई ये चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो मनोविभ्रम की स्थिति आती है और ये विभ्रम मनोस्थिति बहुत ज़्यादा काल तक रहता है। वो काल्पनिक भूतकाल में रहता है वो व्यक्ति, जो कि ऐसी चीज़ें होती है। तीव्र अल्कोहल में भी ये विभ्रम होता है, तो वो तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म होता है, उसमें जब ये हैलुसिनेशन की कंडीशन आती है, तो उस व्यक्ति को बहुत सँभालना पड़ता है और ये आईपीडी में पेशेंट रख के ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें कि काउंसलिंग भी ज़रूरी है पेशेंट का आइसोलेशन भी ज़रूरी है, ड्रग डी एडिक्शन में उस व्यक्ति को रख कर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें चिकित्सा इतनी आसान नहीं होती है क्रॉनिक पॉइज़निंग में, आदत जल्दी छूटती नहीं है। धीरे-धीरे उसको छोड़ने को बोलना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए कि इससे आपका शरीर में और नुकसान ही होता है। कोई भी फ़ायदा नहीं है अल्कोहल पीने से, तो वो उस व्यक्ति को निगरानी में रखना पड़ता है।
तो बहुत बार क्या है अगर आप उससे छोड़ देते हैं, तो उस व्यक्ति में जैसा कि मैंने बताया कि वो व्यक्ति वो आत्महत्या तक करने को सोच सकता है, इसलिए पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होना और धीरे-धीरे उसकी जो ट्रीटमेंट है, वो ठीक तरीके से चलना चाहिए और एक और चीज़ें जहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि अल्कोहल की ट्रीटमेंट अभी मुझे पूछा गया है कि अल्कोहल की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? तो जैसा कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि अल्कोहल की ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल उसके लक्षण के अनुसार करना है। अगर आधुनिक मतानुसार करते हैं, तो 3 अवस्था जो बताई गई है, उसके हिसाब से आपको एक्यूट अल्कोहलिज़्म की ट्रीटमेंट करना है। क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म है, तो क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट जो है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि एयरवे कभी-कभी प्रॉब्लम आती है, श्वसन लेने में उसको तकलीफ होती है, तो एयरवे वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। वेंटिलेटरी सपोर्ट वहाँ पे लग सकता है। स्टमक वॉश आपको करना है। बहुत बार थायामीन 100 एमजी आईवी जो है उसको लगाया जाता है, जो कि 50% डेक्सट्रोज़ जो है, उसको पेशेंट को दिया जाता है। आईवी फ्लूइड का विचार करना है, दिया जाता है और कभी-कभी कॉफ़ी और हॉट ड्रिंक से उस व्यक्ति के अंदर शरीर में गर्माहट रहती है, तो कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को गर्म कपड़ों से या ब्लैंकेट से ढक के रखा जाता है और अ और काउंटर एक्ट ऑफ द एसिडोसिस इसकी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सोडा बाइकार्ब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आईवी के माध्यम से या ओरली माध्यम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी ट्रीटमेंट जो व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, उसके हिसाब से ही किया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल में ट्रीटमेंट का चांस बहुत कम मिलता है कि मिथाइल अल्कोहल एक विष है, जो कि अंदर शरीर में जाता है, तो उसमें लक्षण बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं। श्वास कृच्छता होती है, शरीर से श्वेत स्राव होता है और वो व्यक्ति ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। तो अगर पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाती है, तो वो बच सकता है, अदरवाइज़ 2 या 3 घंटे में वो व्यक्ति में ब्लाइंडनेस आता है, वो व्यक्ति अ, अंधा होने लगता है, उससे वोमिटिंग होती है और इससे वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण जो मैं बताया मिथाइल अल्कोहल के लक्षण हैं, तो पेशेंट को जितना जल्दी हो सके अगर ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो व्यक्ति बच सकता है। तो बताने का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति की ट्रीटमेंट जो है आपको बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है और ये सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आते हैं, आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और उसकी ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम पेशेंट को देखना पड़ता है, उसके पल्स, बीपी उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है, उसका बीपी मेंटेन करना पड़ता है, फ्लूइड चलता है तो उसके साथ यूरिन आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको जो भी मैंने बताया है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और चिकित्सकों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, कि अगर ऐसे पेशेंट आते हैं, तो आप सिर्फ़ औषधि से चिकित्सा नहीं कर सकते, उसके साथ-साथ उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग सिर्फ़ पेशेंट की नहीं, उनके परिवार की काउंसलिंग करना पड़ता है। उसके साथ-साथ दोस्तों को बताना पड़ता है कि उस पेशेंट को कैसा हैंडल करेंगे, किस तरीके से और यकीन मानिए कि जो कारण से उसे अल्कोहल की आदत लगी है, वही जो कारण उसके अल्कोहल पीने के लिए जो हुए थे, अगर वो कारणों को आप ठीक से लाए, अगर अगर आपको कारण हिस्ट्री में ये मिलता है कि उस व्यक्ति के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर रहा था, कोई भी बात नहीं कर रहा था, उसे जो लोग अपना समझ के उससे बात नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से वो अल्कोहल पीने लगा था या अ
उसमें कोई और चीज़ें हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट करते समय। जब ये कारण आप ढूँढ लेते हैं, आपको ये पता है कि वो उसी कारण से इस रास्ते पे चल पड़ा है, तो आपको ये देखना है कि उसका कोई बहुत फ़ास्ट फ्रेंड है या कोई ऐसा फ्रेंड है, जो उससे सालों-साल मिला ना हो। तो आप उसके फ्रेंड को वहाँ पे लाइए और उसके फ्रेंड को मिला दीजिए। तो जो खुशी वो पेशेंट को होती है, वो ट्रीटमेंट से कई गुना ज़्यादा खुशी उससे होती है और उसकी वजह से बातचीत करके उसका फ्रेंड मिला, वो बात कर रहा है, खुश होगा। तो उसकी ये कारण है कि सत्वय चिकित्सा में ये चीज़ें आपको काउंसलिंग के द्वारा बतानी पड़ेगी कि जो कारण से वो अल्कोहल पीने लगा था, वो कारण अगर आप दूर कर दिए, तो वो यकीन मानिए वो अच्छा हो सकता है। और क्रॉनिक पॉइज़निंग में अल्कोहल पॉइज़निंग में ट्रीटमेंट बहुत क्लिष्ट है, बहुत दिनों तक पेशेंट को रखना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके साथ-साथ बार-बार काउंसलिंग लगती है और पेशेंट से हमेशा बात करना पड़ता है, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उस कंडीशन में ऐसी अवस्था आती है कि पेशेंट अकेला रहने के बाद आत्महत्या करने का विचार उसमें आ सकता है। तो इसलिए पेशेंट को कभी भी अकेला न छोड़ें और जब पेशेंट आईसीयू में रहता है, उस वक़्त भी पेशेंट का ध्यान देना ज़रूरी है, प्रॉपर केयर ज़रूरी है, प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूरी है और इसी के साथ-साथ अब मैं यहाँ पे आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर बाकी लेक्चर जो मैंने दिया है, वो लेक्चर के जैसा ही होगा और आपको इस लेक्चर से कुछ न कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए एक आगे जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको काफ़ी योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार, मैं राजेश उपाध्याय और आज इन्हीं शब्दों के साथ विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आज का लेक्चर सुनने के लिए सभी दोस्तों को, मेरे चिकित्सकों को, मेरे विद्यार्थियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।